नमस्कार। राजस्थान कृषि के इस बेहतरीन और बिल्कुल सटीक विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आपको तो पता ही है, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां कितनी कठिन हैं, फिर भी यहां की कृषि उपलब्धियां सच में चौंकाने वाली हैं। आज की इस चर्चा में हम 2025-26 के बिल्कुल लेटेस्ट फसल उत्पादन अनुमानों से लेकर प्रमुख खाद्यान्न, तिलहन और सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों को डीकोड करने वाले हैं। परीक्षा के नजरिए से ये सारा डेटा एकदम गेम चेंजर है। तो चलिए, बिना कोई वक्त गंवाए सीधे डेटा में डाइव करते हैं। हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटा है। पहले हम मैक्रो डेटा देखेंगे, फिर अनाज और तिलहन की बात करेंगे, उसके बाद नकदी फसलें और संस्थान, फिर एग्रोजोन्स और आखिरी में करेंगे एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट यानी मूल्यांकन। तो शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, यानी मैक्रो डेटा और 2025-26 के अनुमान। अगर हम राजस्थान कृषि के पूरे इकोसिस्टम को समझना चाहें तो ये मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर टिका है: फसलें, डेटा, संस्थान और एग्रोजोन। सच कहूं तो इन चारों कड़ियों को जोड़े बिना कृषि अर्थव्यवस्था को समझना एकदम अधूरा है। ये एक बेहतरीन माइंड मैप की तरह काम करता है जो आगे आने वाले सारे मुश्किल आंकड़ों को याद रखने का एक सॉलिड बेस बना देता है। अब जरा 2025-26 के अनुमानों पर गौर करते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। ध्यान दीजिएगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 8.28% की गिरावट आई है, जो अब 283.38 लाख मीट्रिक टन रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ तिलहन के क्षेत्र में कमाल का उछाल आया है। तिलहन में 7.18% की शानदार वृद्धि हुई है और ये आंकड़ा 100.46 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अगर उत्पादकता की बात करें तो अनाज की प्रोडक्टिविटी 2537 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये जो उल्टा ट्रेंड है ना, यानी अनाज नीचे और तिलहन ऊपर, ये अर्थशास्त्र के नजरिए से बहुत बहुत मायने रखता है। चलिए फटाफट इस डेटा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि ये एकदम दिमाग में छप जाए। बस 2 बातें याद रखनी है: खाद्यान्न उत्पादन नीचे गया है लगभग 8% और तिलहन उत्पादन ऊपर गया है लगभग 7%। एक नीचे, दूसरा ऊपर। बस इस ट्रेन को पकड़कर रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। खंड 2, अनाज, दलहन और तिलहन वाली हमारी प्रमुख फसलें। रेगिस्तान का नाम आए और बाजरा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे देश का 41.34% बाजरा सिर्फ राजस्थान में होता है, जो हमें नंबर 1 बनाता है। इसे सिर्फ 20 से 35 सेंटीमीटर बारिश और रेतीली मिट्टी चाहिए होती है। बाड़मेर इसमें सबसे आगे है। दूसरी तरफ मक्का है, जिसे लाल लोमी मिट्टी पसंद है, जो हमें भीलवाड़ा और चित्तौड़ में मिलती है। और गेहूं के लिए चाहिए जलोढ़ मिट्टी, और इसमें हनुमानगढ़ एकदम टॉप पर है। मिट्टी और फसल का ये जो कनेक्शन है, ये प्रकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जौ, चावल और ज्वार यानी सोरघम की बात करते हैं। ज्वार के मामले में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर आता है। इसके लिए बोते समय 35 से 40 डिग्री का कड़क तापमान चाहिए, जो राजस्थान में आसानी से मिल जाता है। और चावल को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, करीब 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश। तो ये कहाँ होगा? बिल्कुल सही, बूंदी और हनुमानगढ़ में, जहां सिंचाई की बढ़िया सुविधाएं मौजूद हैं। चलिए इन फसलों और उनके मौसम को तेजी से मैच करते हैं। बाजरा मतलब रेतीली मिट्टी और कम बारिश, मक्का मतलब लाल लोमी मिट्टी, गेहूं और जौ के लिए जलोढ़ मिट्टी और थोड़ी ठंडक, और ज्वार के लिए बुआई के टाइम तेज गर्मी। इस तरह से लॉजिक लगाकर याद करेंगे ना, तो आप इसे कभी नहीं भूलने वाले। दालों यानी पल्सेस की बात करें तो स्थिति एकदम क्लियर है। कुल दलहन में राजस्थान पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन यहां असली बॉस कौन है? चना। रबी दलहन का 90% हिस्सा अकेले चने का है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा मूंग और मोठ भी हैं, जिनमें नागौर और बाड़मेर सबसे बड़े उत्पादक हैं। सूखी परिस्थितियों में भी ये फसलें क्या कमाल का रिजल्ट देती हैं। अब आते हैं उस फील्ड पर जहां राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं है, तिलहन यानी ऑयल सीड्स। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में बिना किसी डाउट के पहले नंबर पर है। और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है सरसों, जो अकेले पूरे देश के उत्पादन का 43.43% कवर करता है। यहाँ 2 बहुत ही मजेदार और एग्रेसिव टारगेट्स हैं। पहला, नागौर से जुड़ा ऑपरेशन 150%, और दूसरा, भरतपुर की सरसों से जुड़ा टारगेट 50+। इससे साफ पता चलता है कि हम अपने इस दबदबे को और आगे ले जाने के लिए कितने बड़े लक्ष्य बना रहे हैं। चलिए एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। दालों के मामले में हम काफी मजबूत हैं, खासकर चने में, जहां हमारा तीसरा स्थान है। लेकिन तिलहन में
और वो भी खास तौर पर सरसों में। हमारी स्थिति सिर्फ मजबूत नहीं है, हम सीधे टॉप पर हैं, यानी रैंक 1। दालों में शानदार हिस्सेदारी और तिलहन में पूरी तरह बादशाहत। यही है राजस्थान की कृषि का असली चेहरा। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, नकदी फसलें और हमारे कृषि संस्थान। कमर्शियल फसलों का डेटा तो सच में आपको हैरान कर देगा। ग्वार उत्पादन में पता है राजस्थान का हिस्सा कितना है? पूरे 88.80%। ये तो लगभग एकाधिकार यानी मोनोपोली वाली बात हो गई, और इसमें बीकानेर सबसे आगे है। फिर बात करते हैं गन्ने की, जो गंगानगर और चित्तौड़ में उगाया जाता है। और कपास, इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, जो हमें गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में मिलती है। ये नकदी फसलें ही तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। अब जरा उन रिसर्च सेंटर्स पर नजर डालते हैं जो हमारी कृषि को वैज्ञानिक ताकत देते हैं। यहाँ केंद्र और राज्य के संस्थानों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के ICAR के तहत काजरी 1959 से जोधपुर में काम कर रहा है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र 2000 से अजमेर के तबीजी में है और सरसों निदेशालय भरतपुर के सेवर में है। इनके अलावा राज्य स्तर के प्लांट क्लिनिक्स और रिसर्च सेंटर्स का भी एक पूरा नेटवर्क है। आइए इन लोकेशंस को दिमाग में एकदम फिक्स कर लेते हैं। ग्वार का हब बीकानेर, काजरी कहाँ है? जोधपुर, मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर, और सरसों का निदेशालय सेवर भरतपुर। इन जगहों का सीधा कनेक्शन उन फसलों से है जो वहां सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। एकदम सिंपल। कृषि विश्वविद्यालयों की ये टाइमलाइन हमें बताती है कि राज्य में एग्रीकल्चरल एजुकेशन का विकास कैसे हुआ। ये 1965 में राजस्थान कृषि उद्योग निगम से शुरू होकर 2013 तक का सफर है। देखिए, 1987 में बीकानेर में स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बना। फिर 1999 में उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय आया। 2013 में एक साथ 3 नए विश्वविद्यालय बने, जोबनेर, जोधपुर और कोटा में। और हाँ, यहाँ कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी हैं, जैसे ईसबगोल को पुलियम हस्क कहते हैं। एग्जाम में कभी-कभी ऐसी टर्मिनोलॉजी बहुत काम आ जाती है। अब बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्रों की। ये हमारे एग्रीकल्चर में हो रहे इनोवेशन के असली प्रतीक हैं। यहाँ एक बहुत ही शानदार बात यह है कि कैसे खास फलों को कुछ खास जिलों से जुड़ा गया है। जैसे खट्टे फलों के लिए कोटा का नानता, पपीते के लिए दौसा और खासकर ड्रैगन फ्रूट और जैतून के लिए जयपुर का बस्सी। सोचिए, हम राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम कितनी तेजी से नई और विदेशी फसलों को अपना रहे हैं। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बीकानेर यूनिवर्सिटी 1987, उदयपुर 1999 और 2013 में 3 नए सेंटर। और हमारे उत्कृष्टता केंद्र खट्टे फल कोटा में, पपीता दौसा में और ड्रैगन फ्रूट जयपुर के बस्सी में। इन जोड़ियों को बस ऐसे ही याद कर लीजिए, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। चलिए, अब आ गए हैं हम खंड 4 पर, कृषि जलवायु क्षेत्र यानी राजस्थान के पूरे 10 एग्रो जोन्स। अगर हम राजस्थान के पूरे भौगोलिक ताने बाने को 10 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटकर समझें, तो पश्चिमी हिस्से की तरफ जोन 1A सबसे बड़ा है। ये एक शुष्क मैदानी इलाका है जिसमें जोधपुर और बाड़मेर आते हैं। वहीं दक्षिणी तरफ जोन 4B सबसे छोटा है, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर शामिल हैं। और अगर सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके की बात करें तो वो है जोन 5, जो हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा और बूंदी में आता है, जहां 65 से 110 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसे जोन्स में बांटने से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। और अब हमारा आखिरी खंड, खंड 5, मूल्यांकन चक्र। ये वक्त है अपनी तैयारी को टेस्ट करने का। अब आपके सामने कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस सवाल हैं। जैसे एक सवाल 2025-26 के तिलहन उत्पादन की वृद्धि पर है, या फिर जोन 1A और जोन 5 की बारिश पर आधारित ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल। हम इनके जवाब अभी नहीं बताने वाले। आप इस विश्लेषण को यहीं पॉज कीजिए और खुद को टेस्ट कीजिए। बिना उत्तर देखे इन सवालों को सॉल्व करना ही तो आपकी असली तैयारी है। कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। ये सारा डेटा सिर्फ कुछ रटने वाले आंकड़े नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है जो आपको राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था की असली ताकत दिखाती है। और हाँ, उन प्रैक्टिस सवालों के जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर जाने से पहले आपके लिए सोचने को एक सवाल, क्या आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो राजस्थान के इस कृषि साम्राज्य और खासकर सरसों के हमारे इस दबदबे को चुनौती दे पाएगा? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा और अपना रिवीजन चालू रखिए। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।